एमए द्वितीय सत्रार्थ का 8वां पत्र अस्मिता मूलक विमर्श है। तो आज हम अस्मिता मूलक विमर्श के संबंध में कुछ बातें करेंगे। अस्मिता विमर्श का अर्थ क्या है, विद्वानों की दृष्टि में अस्मिता क्या है और इसका स्वरूप किस रूप में उभर कर सामने आया है। आधुनिक हिंदी साहित्य में अस्मिता का सवाल बड़ी शिद्दत से उभरा है और वह विमर्श का रूप ले लिया है। अस्मिता शब्द नया नहीं है, लेकिन नए रूप में नई अर्थ संवेदना के साथ नए संदर्भ में इस शब्द का उभार हुआ है। जिन्हें कल तक हाशिए का समाज या वर्ग कहा जाता था, वही वर्ग या समाज मुख्य धारा में अपनी उपस्थिति बनाने की छटपटाहट और बेचैनी के साथ संघर्षशील स्वरूप में आक्रामक तेवर के साथ जब सामने आया, तब अस्मिता विमर्श साहित्य में एक नए वैचारिक आंदोलन के रूप में अध्ययन का केंद्र बन गया। इसके पहले अस्मिता वैयक्तिक या व्यक्तिगत स्तर पर सीमित थी। वैसे तो अस्तित्ववादी आंदोलन में भी अस्मिता ही मूल में थी, लेकिन वह अस्मिता व्यक्तिगत थी, वर्गगत नहीं। उस समय अस्मिता शब्द के स्थान पर अस्तित्व शब्द पर जोर था। वर्गगत अस्मिता में आज स्त्री अस्मिता, दलित अस्मिता, आदिवासी अस्मिता, अल्पसंख्यक अस्मिता, भाषाई अस्मिता, क्षेत्रीय अस्मिता आदि कई प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। अस्मिता का मूल अर्थ है पहचान, लेकिन इसके व्युत्पत्ति परक अर्थ के विषय में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। वामन शिवराम आपटे ने संस्कृत हिंदी शब्दकोश में अस्मिता शब्द का अर्थ दिया है अहंकार, जिसका निर्माण अस्मि, तल और टाप के संयोग से हुआ है। आदर्श हिंदी शब्दकोश में भी अस्मिता शब्द के लिए आत्मश्लाघा, अहंकार, मोह आदि अर्थ दिए गए हैं। हरदेव बाहरी ने भी अपने हिंदी शब्दकोश में इसका अर्थ दिया है अहम भाव, अपनी सत्ता का भाव, आपा, अहंकार, अभिमान। अस्मि शब्द अस और मिन के योग से बना है। अस्मि अर्थात मैं हूं। मैं हूं यानी अपनी सत्ता का भाव, जैसा कि हरदेव बाहरी ने अर्थ किया है। अस्मिता अस्मि की भाववाचक संज्ञा है। अस्मिता अस्मि की भाववाचक संज्ञा है, जिसमें स्वत्व का भाव सन्निहित है। स्वत्व यानी अधिकार का भाव। डॉक्टर नामवर सिंह ने
अस्मिता शब्द के संबंध में कहा है कि मेरी जानकारी में हिंदी में 1950 के आसपास अज्ञेय ने आइडेंटिटी के अर्थ में अस्मिता चलाया। राजेंद्र यादव के अनुसार अब इस आइडेंटिटी नाम के तत्व में अजब संकट खड़ा कर दिया है। अस्मिता जितनी मेरी है उतनी ही मेरे परिवेश और परंपरा की भी। उसमें वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, धर्म, लिंग, परंपराएं सब कुछ घुसे और घुले मिले हुए हैं। हंस के जून 2003 के अंक में उन्होंने यह विचार व्यक्त किए थे। अस्मिता यानी निजत्व का, स्वत्व का बोध अब विचार तक ही सीमित न रहकर आंदोलन का रूप ले लिया है। इस संदर्भ में अभय कुमार दुबे का कहना है, यह एक ऐसा दायरा है जिसके तहत व्यक्ति और समुदाय यह बताते हैं कि वे खुद को क्या समझते हैं। अस्मिता का यह दायरा अपने आप में एक बौद्धिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संरचना का रूप ले लेता है, जिसकी रक्षा करने के लिए व्यक्ति और समुदाय किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यह विचार उनकी पुस्तक, संपादित पुस्तक भारत का भूमंडलीकरण के पृष्ठ 455 से उद्धृत है। डॉक्टर नामवर सिंह अस्मिता के संबंध में बहुत अधिक बातें नहीं करते हुए भी इतना तो स्वीकार किया ही है कि अस्मिता दया नहीं चाहती, अस्मिता हक चाहती है। बात बात में बात समीक्षा ठाकुर द्वारा संपादित पुस्तक में उनकी यह स्थापना दी गई है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध चिंतक अमर्त्य सेन का मानना है कि अस्मिता को प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा हिंसा को जन्म देती है। अपनी अस्मिता पर संकट आने के बाद अन्य भावनाएं जैसे सहानुभूति, सद्भावना, सहनशीलता आदि क्षीण हो जाती हैं। उनकी दृष्टि में पहचान की भावनाएं हत्याएं भी करवा सकती हैं। क्रूर से क्रूर हत्याएं किसी समूह के अंग होने की पहचान और यह कि हम दूसरे से अलग हैं कई दफा दूसरे समूहों से दूरियां और उनसे भिन्न होने का भाव भी पैदा करती है। हिंसा और अस्मिता का संकट महेंद्र कुलश्रेष्ठ द्वारा अनुदित पुस्तक से यह वाक्य उद्धृत है। अब हम देख रहे हैं कि विद्वानों के जो मत सामने आ रहे हैं उन मतों में कुछ समानताएं तो हैं, जैसे अस्मिता अस्तित्व का बोध है, पहचान से संबंधित है। अस्मिता दया नहीं चाहती है, अस्मिता अधिकार चाहती है। और अमर्त्य सेन की जो अमर्त्य सेन के जो विचार हैं वह भी काफी हद तक सही हैं कि पहचान का संकट जब उपस्थित होता है तो मनुष्य या समूह
संघर्षशील होता है, आक्रामक हो उठता है, और वैसी स्थिति में हत्या होने की भी संभावना प्रबल हो जाती है। मनुष्य के साथ एक समय में कई प्रकार की अस्मिताएं होती हैं और वह सभी अस्मिताओं को सुरक्षित रखना चाहता है। एक साथ मनुष्य कई अस्मिताओं को जीता है और वह सारी अस्मिताओं को जीवित रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है। एक भी अस्मिता पर यदि खतरा उत्पन्न होता है, संकट उत्पन्न होता है या संकट उत्पन्न होने की आशंका होती है, तो व्यक्ति का मन उद्वेलित और आक्रोशित हो उठता है। वह मनोदशा, उद्वेलन और आक्रोश की वह मनस्थिति उसे हिंसा पर उतारू होने के लिए बाध्य करता है। इस संदर्भ में राजेंद्र यादव का कथन उल्लेखनीय है। अस्मिता अपनी निजी पहचान के साथ साथ उस क्षेत्र और समाज की भी पहचान है जो हमारे संदर्भ तय करते हैं। ये संदर्भ जात, रंग, वर्ग, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, जेंडर, पेशे इत्यादि के रूप में हमारे अंतरंग साइकी के हिस्से हैं। डॉक्टर सुरेश चंद्रगुप्त ने अस्मिता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अस्मिता वह नहीं है, अस्मिता वह नहीं जो अतीत को नकार कर केवल वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है। जहां गुजरा हुआ क्षण मैं की सत्ता को जगाता है, जहां गुजरा हुआ क्षण मैं की सत्ता को जगाता है, आने वाले क्षण उसे पहनाते हैं। इसके विपरीत अस्मिता वह है जो मानव संबंधों की पहचान कराती है। स्व के वृत्त से बाहर निकलकर, स्व के वृत्त से बाहर निकालकर विश्व के व्यापक फलक से जुड़ने की प्रेरणा देती है। पुरातन को जीर्ण शीर्ण मानकर उसके त्याग को ही आधुनिक बोध कहने के गर्भ में नहीं बनती और प्रकृति के आनंत्य में एकता के सूत्र खोजती है। अब राजेंद्र यादव की परिभाषा से अलग सुरेश चंद्रगुप्त की परिभाषा है कि सुरेश चंद्रगुप्त ने अस्मिता को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि यह मैं की सत्ता को जगाता है और केवल गुजरे हुए क्षणों की याद करके और मानव संबंधों की पहचान कराना और इसके साथ ही स्व के वृत्त से बाहर निकलकर विश्व की व्यापकता, व्यापक फलक से अपने को जोड़ने और अपने वजूद को कायम रखने की का भी संघर्ष है। रॉल्फ बाल्ड इमर्सन ने अस्मिता के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि दुनिया में रहकर दुनिया की लीक पर चलना आसान है, तो जंगल में रहकर मस्ती की जिंदगी जीना अपनी पृथक अस्मिता को बनाए रखना भी। दुनिया में रहकर दुनिया की लीक पर चलना आसान है,
तो जंगल में रहकर मस्ती की जिंदगी जीना अपनी पृथक अस्मिता को बनाए रखना भी। पर महान व्यक्ति वे हैं जो सबके बीच रहकर भी अपनी अस्मिता की स्वतंत्रता को बखूबी अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। अब अस्मिता में अपने निजत्व की सार्थकता को समझना ही व्यक्ति का बुनियादी सरोकार है। अस्मिता में अपने निजत्व की सार्थकता को समझना ही व्यक्ति का बुनियादी सरोकार है। परिवेश की परिस्थितियों के साथ अलगाव की भावना से कई बार अस्मिता का प्रश्न उभर कर सामने आता है। डॉक्टर गणेश दास ने इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि जब व्यक्ति परिवेश में अपने अनुरूप जीवन जीना चाहता है, व्यक्ति जब अपने परिवेश में अपने अनुरूप जीवन जीना चाहता है और वह जी नहीं पाता, तब वह अपने परिवेश में अपने अस्तित्व की खोज करता है। अपने परिवेश में अपने अस्तित्व की खोज करता है। समाज में मनुष्य का अधिकांश व्यक्तित्व दूसरों द्वारा निर्धारित होता है, किंतु मनुष्य की यह इच्छा रहती है कि वह अपना व्यक्तित्व स्वयं निर्धारित करे। उसकी इच्छा के साथ साथ यह प्रश्न भी मन में उठता है कि हम दूसरों की इच्छा अनुरूप क्यों जिए। बिल्कुल उचित सवाल है कि मनुष्य अपनी इच्छा से अपने अनुसार जीना चाहता है। अपने अनुसार जीते हुए वह अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। वही स्वत्व का बोध या फिर अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान कायम करना चाहता है। कुछ अलग करके, कुछ अलग रह के, कुछ अलग दिखाकर वह यह जताना चाहता है, वह यह दिखाना चाहता है कि मैं हूं और मेरी भी पहचान है। जहां भी, चाहे वह वर्गगत या व्यक्तिगत स्तर पर संकटग्रस्त होता है, पहचान मिटने की आशंका होती है, वैसी स्थिति में वह आक्रामक और संघर्ष के लिए आतुर उठता है। पाश्चात्य विचारकों में हॉग और अब्राहम ने भी अस्मिता के संबंध में अपने विचार किए हैं। हॉग और अब्राहम के अनुसार अस्मिता लोगों की वह अवधारणा है जो यह बताती है कि वे कौन हैं, किस तरह हैं और वे दूसरों से कैसे संबंधित हैं। डेंग ने इस संबंध में कहा है कि अस्मिता व्यक्ति या समूह को जात, भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर परिभाषित करने का तरीका है। काजनस्टेन की दृष्टि में वर्तमान में अस्मिता अपने तथा अन्य के बारे में पारस्परिक रूप से निर्मित और विकसित छवि है। एरिक्सन ने अस्मिता बोध को स्पष्ट करते हुए लिखा है, अस्मिता के बोध का मतलब किसी व्यक्ति के खुद के होने के बोध से है। जबकि वह बड़ा और विकसित हो रहा होता है और इसी दौरान उसका अर्थ समाज के उस अस्तित्व बोध से खुद के बोध को जोड़ना भी होता है।
और जिससे भविष्य जुड़ा होता है। स्पष्ट है कि अस्मिता का बोध इन परिभाषाओं से, पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं से भी यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अपने पारस्परिक संबंधों को निर्मित और विकसित करता है और साथ ही वह अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। एक और उसके दायरे में फैलाव आता है, उसका परिवेश विस्तार पाता है, भिन्न भिन्न लोगों या वर्गों के संपर्क में आता है, लेकिन दूसरी ओर वह अपने अस्तित्व को भी बनाए रखने की पुरजोर कोशिश में रहता है। अब देखते हैं हम डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी अस्मिता की व्याख्या करते हुए अपनी पुस्तक नई कविता और अस्तित्ववाद में जो विचार व्यक्त कर उन्होंने किया है, उनके वे विचार भी अस्मिता को समझने की दृष्टि से काफी उपयुक्त है। अस्मिता की व्याख्या करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के हाथ से उत्पादन के साधन छिन जाते हैं। वे श्रम शक्ति बेचने पर मजबूर होते हैं। पूंजीपतियों की स्थिति इसके विपरीत होती है। वे उत्पादन के साधनों के मालिक बन जाते हैं। मजदूरों की श्रम शक्ति खरीदकर अतिरिक्त मुनाफा कमाते हैं। किंतु अलगाव के शिकार सभी वर्गों के लोग होते हैं। मजदूरों की अस्मिता का लोप इस हद तक होता है कि वे सर्वहारा बन जाते हैं, और पूंजीपतियों की अस्मिता का लोप इस हद तक होता है कि वे मजदूरों की पैदा की हुई दौलत के मालिक बन जाते हैं। जो अस्मिता व्यक्ति के स्तर पर लुप्त होती है वह पुनः प्राप्त होती है वर्ग की अस्मिता के रूप में। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, हो सकता है कि आपकी व्यक्तिगत अस्मिता किसी न किसी कारण से लुप्त होती हो, लेकिन वही फिर अलग रूप में, वर्गगत रूप में उभर कर सामने आता है। उक्त समस्त परिभाषाओं और विश्लेषणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अस्मिता का प्रश्न कई कारणों से व्यक्ति या वर्ग के स्तर पर उभर कर सामने आया है, और उसका मूल ध्येय, मूल उद्देश्य है अपने अस्तित्व, अपनी पहचान, अपने वजूद को बचाए रखने के लिए आक्रामक रूप से संघर्ष के लिए उठ खड़ा होना। व्यक्ति के स्तर पर हम भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं, लेकिन वर्ग के स्तर पर हम साफ तौर पर आज देखते हैं कि एक और स्त्री अस्मिता, स्त्री वर्ग अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कर रही है। दलित वर्ग अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक वैसे ही भाषा
भाषाई चेतना भी हमारे अंदर जगी है, भाषाई अस्मिता के लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो कई कारणों से लुप्त हो गई या लुप्त होने की स्थिति में है। तो भाषा का वजूद बना रहे, भाषाई अस्मिता बनी रहे, इसके लिए उस भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं, वह जो भाषाई वर्ग है, वह अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए संघर्ष पर उतारू होता है और किसी न किसी रूप में अपनी भाषा को किसी हद तक बचाने की कोशिश करता है। जातीय अस्मिता का भी सवाल आता है। कई ऐसी जातियां हैं जो लुप्त हो रही हैं या लुप्त होने वाली हैं, तो वैसी जातियों में भी वैसी चेतना जगती है वजूद और पहचान को कायम रखने की, और वह भी संगठित होकर अपनी जातीय पहचान को या जातीय वजूद को बनाए रखने के लिए संघर्षशील होती है। वैसे ही क्षेत्रीय अस्मिता की भी बात आती है कि कोई क्षेत्र विशेष भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक कारणों से लुप्त होने की स्थिति में आ जाती है, तो उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग अपने उस क्षेत्र की पहचान को बरकरार रखने के लिए संघर्ष करने पर उतारू हो जाते हैं। तो इस तरह हम स्पष्ट रूप में अस्मिता की जब भी बात करते हैं, जब भी बात करेंगे या अस्मिता पर जब भी चर्चा होगी, तो मूल में यह बात उभर कर सामने आती है कि वह वर्ग, वर्ण, नस्ल, समुदाय, भाषा, जात, समूह जो किसी न किसी संकट से ग्रस्त है, यानी वजूद के संकट से, अपनी पहचान के संकट से, वह संघर्ष के मार्ग पर आरूढ़ होकर अपने अस्तित्व, अपनी पहचान को कायम और सुरक्षित रखने के लिए आक्रामक मुद्रा में संघर्षशील तेवर के साथ हमारे सामने प्रकट होता है। अस्मिता का संघर्ष, अस्मिता शब्द भले ही नए अर्थ में, नई अर्थवत्ता के साथ हमारे सामने आया है, लेकिन सच पूछें तो अस्मिता का संघर्ष प्राचीन काल से अनवरत चला आ रहा है। अपने वजूद की पहचान, अपने वजूद, अपनी पहचान की रक्षा के लिए हमेशा से संघर्ष होता रहा है। जो मजबूत और सबल जातियां या वर्ग या संप्रदाय या भाषा या क्षेत्र रहा है, वह अपने से कम ताकतवर, कम क्षेत्र या कम दायरे में रहने वाली भाषा, जाति, वर्ग, समूह को, उसके अस्तित्व को समाप्त करने की चेष्टा करती है। और बहुत हद तक जैसे कहा जाता है कि विशाल वृक्ष के नीचे दूसरे पेड़ पौधे नहीं पनपते हैं, वैसे ही बड़ी शक्तियां छोटी शक्तियों को पनपने या फलने फूलने का अवसर नहीं दे पाती हैं। यह अनुदारता संघर्ष का मार्ग प्रशस्त करती है, और वही संघर्ष
अस्मिता का संघर्ष कहा जाता है। आज पूरे विश्व में अस्मिता मूलक विमर्श बड़े ही गंभीर विषय के रूप में उपस्थित है। पूरे विश्व में अस्मिता विमर्श, अस्मिता संघर्ष और अस्मिता के विविध स्वरूपों पर विद्वानों के बीच चर्चा हो रही है और इसके माध्यम से हम विभिन्न समूहों, वर्गों की वर्गीय चेतना, अस्मिता मूलक चेतना को आसानी से स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। धन्यवाद। शेष आगे अगली कक्षा में इसके अन्य पहलुओं पर हम विचार करेंगे।